हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास देख रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी, डिग्री कॉलेज एवं अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इससे तैयारी करते हैं। तो धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग आधुनिक काल के लास्ट वीडियो पर पहुँच चुके हैं, और यह आधुनिक काल का आज का जो वीडियो है यह 5वां वीडियो है। अभी से पहले भक्ति काल और रीतिकाल का भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले प्लेलिस्ट पर जाएं और सभी वीडियो को देखें, और साथ में विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है उसका भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और पूरे वीडियो को अवश्य देखें। और किसी तरह की कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, ताकि हम आपके सवालों का जवाब सही तरीके से दे सके। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का जो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं वह जो सेशन है यहाँ पे नवगीत के बारे में आज हम लोग देखेंगे, नवगीत से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए यहाँ से कहता है कि हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा 1958 में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। तो ये पूरे पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि नवगीत परंपरा का आरंभ किसने किया था। तो ध्यान रखेंगे, यह जो आरंभ हुआ था वह राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा हुआ था, और यह 1958 ईस्वी में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। तो ये भी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए यह जो पुस्तक है ना, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, इसमें ज़्यादातर हाइलाइट्स इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना वो प्रत्येक यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट से, प्रत्येक लाइन से बन जाते हैं क्वेश्चन। तो इसी कारण यहाँ से आप इसको शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ अगर समझाना चाहें तो यहाँ से देखिए ऐसे आप लिख लें, नवगीत को आप लिख लें, और यहाँ से आप लिख लें कि इनका कौन प्रारंभ किया, कब प्रारंभ हुआ, इसके कौन प्रवर्तक हुए। तो इस तरह से आप बनाइए, तो यहाँ से आपका जो नोट्स होगा ना बहुत मोस्ट स्ट्रॉन्ग होगा, इतना कि किसी का भी नोट्स नहीं बनेगा। तो खुद से भी कुछ मेहनत करें ताकि आपको भी इसमें इंटरेस्टेड लगे और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सके। और हाँ, अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता तो 2-3 बार देखें, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि विद्वानों की दृष्टि में नवगीत का अर्थ इस प्रकार है। कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जिनके दृष्टि में नवगीत इस प्रकार है। तो यहाँ दिया गया विद्वान को और यहाँ दिया नवगीत के अर्थ को, यानी ये वैसे विद्वान हैं जो नवगीत को अलग अलग अर्थों में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आते हैं उनका नाम वीरेंद्र मिश्र जी है। वे कहते हैं कि नवगीत आस्थाशील अनुभूतियों का निबंध समवेत स्वर है। ध्यान रखेंगे, ये कौन कहते हैं, तो ये वीरेंद्र मिश्र जी कहते हैं। अगला जो सेकंड पॉइंट है वह उमाकांत मालवीय जी। देखिए उमाकांत मालवीय जी कहते हैं कि नवगीत काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जय घोष है। ध्यान रखेंगे, ये उमाकांत मालवीय जी कहते हैं। रविंद्र भ्रमर जी कहते हैं कि नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। महेश्वर तिवारी कहते हैं कि नवगीत अपने समय की आधुनिकता के बोध से संपन्न समाज अस्पृक्त छंदासिक है। तो ये सभी पॉइंट्स पूछे नहीं जाएंगे, जनरली आप इसको 2-3 बार अवश्य देख लें, शायद पूछ लिया जाए तो आपको याद जहन में होना चाहिए, लेकिन ये जनरली पूछे नहीं जाते हैं। ध्यान रखेंगे। श्री कृष्ण तिवारी जी की बात करें तो ये नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है, यह कहते हैं। सोम ठाकुर की बात करें तो ये कहते हैं कि नवगीत सामाजिक पलायन के विरुद्ध है। वह व्यवस्था से जूझता हुआ भीड़ की तरह हर कोई को सुनाता है और उसकी आवाज़ पर पूरे दायित्व के साथ क्रियाशील रहता है। तो ये इनके कुछ विद्वान थे और नवगीत को नए अर्थ या कुछ अलग अर्थ में इस प्रकार ये लोग देखे हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि हिंदी के प्रमुख नवगीतकार और उनके नवगीत संकलन निम्न है। कुछ यहाँ पे गीतकार आपको दिखाई देंगे और उनके संकलन भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो नवगीतकार इधर यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ से नवगीत संकलन। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स आने वाला है यहाँ पे डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की है, जो रूप रश्मि लिखे हैं, छायालोक लिखे हैं, मवंतर लिखे हैं, उद्यांचल 1946 में इन्होंने लिखा, देवलोक 1951 में, समय की शिला पर 1968 में, जहाँ दर्द नील है 1977 में। तो यहाँ से आप इसको देख लेंगे 1-2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा।
ऊपर हमने बताया कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, तो अगर उस तरह से आप नोट्स बनाते हैं तो आपका नोट्स बहुत पावरफुल बनेगा। तो ध्यान रखिए उस तरह के नोट्स बनाएं वीडियो रोक रोक कर। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दिया हुआ रहता है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए, तो यहाँ से देखने को मिलेगा वीरेंद्र मिश्र जी के बारे में। तो वीरेंद्र मिश्र जी लिखते हैं गीतम, लेखनी बेला और विराम चल मधुवंती, ये इन्हीं की है। नीरज की बात करें तो ये संघर्ष 1944 में लिखे, अंतर्ध्वनि 1946 में, विभात्री 1951 में, प्राणी गीत 1954 में, दर्द दिया है 1956 में, बादर बरस गयो 1958, नीरज की पाती 1958, नदी किनारे 1958, दो गीत 1958, आसवरी 1958, लहर पुकारे 1959, मुक्तकी 1960 और गीत भी अगीत भी, ये सभी नीरज जी के हैं। तो यहाँ सरसरी निगाहों से इसको देख लेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़िए, यहाँ से देखिए अगला पॉइंट आपको देखने के मिलेगा, वह मिलेगा रामनाथ अवस्थी जी की। तो इन्होंने सिर्फ एक लिखा है, आग और पराग। ध्यान रखेंगे। राम अवतार त्यागी की बात करें तो इन्होंने नया खून लिखा, 8वां स्वर 1958 में लिखा, गुलाब और बबूल बन 1973 में लिखे, और गोता देखिए यहाँ से गाता हुआ दर्द, गाता हुआ दर्द, देखिए यहाँ से गाता हुआ दर्द, ये 1984 में इन्होंने लिखा है। अगला हम लोग बात करें रामानंद दोषी जी की, तो ये इन्होंने एक ही लिखा जिसका नाम गीले पंख है, जो 1959 में इन्होंने लिखा। बाल स्वरूप राही जी की बात करें तो इन्होंने लिखा मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो नितांत मेरी है। रविंद्र भ्रमर जी की बात करें तो इन्होंने रविंद्र भ्रमर के गीत लिखे, सोना मछली बन बसी, ये इन्हीं की है। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की बात करें तो ये भूमिका लिखे 1950 में, दिग्बधु लिखे, संजीवन कहाँ 1965 में लिखे, आओ खुली ब्यार 1972 लिखे, भरी सड़क पर 1980 लिखे, गरज आधी रात का 1981 लिखे। तो ये राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने ऐसे लिखे। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए, तो अगला पॉइंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं, उमाकांत मालवीय जी, इन्होंने लिखा मेहंदी और महावर, सुबह रक्त पलाश की, ये इन्हीं की है। ठाकुर प्रसाद सिंह की बात करें तो इन्होंने बंसी और मादल लिखे। देवेंद्र शर्मा इंद्र की बात करें तो इन्होंने पथरीले शोर में लिखे, पंख कटी महराबे लिखे, कुहरे की प्रत्यंचा लिखे, और यात्रा के साथ साथ, ये देवेंद्र शर्मा इंद्र जी की है। कुंवर बेचैन जी की बात करें तो इन्होंने पिन बहुत सारे लिखे, भीतर सांकल बाहर सांकल 1978 लिखे, समियाने कांच के 1983 में, महावर इंतजारों का 1983 में। रमेश रंजक जी की बात करें तो किरणों के पाँव, गीत बिहग उतरा, हरापन नहीं टूटेगा, मिट्टी बोलती है, इतिहास दोबारा लिखो, ये रमेश रंजक जी लिखे। तो यहाँ से देखिए ये सभी जो पॉइंट्स हैं वह सभी से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे। यह जो सभी पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ से आपको सिर्फ याद रखने कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और इसका जो टेस्ट सीरीज होगा हम इसका अवश्य कराएंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, चिंता नहीं करना है। इसका टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवश्य कराया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी यहाँ पे चेक हो जाएगी कि आपने कितना करा है। चलिए आगे की ओर बढ़िए, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। अगला जो है नईम जी की बात करें तो नईम पथराई आंखें लिखे। महेश्वर तिवारी, ये हरसिंगर कोई तो है, ये लिखे। नचिकेता, ध्यान रखेंगे, ये आपको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नचिकेता के बारे में यह पूछा जा चुका है कई बार। तो नचिकेता इन्होंने लिखा, आद मकद खबरें और सुलगते पसीने, नचिकेता लिखे। उसके बाद आगे की ओर बढ़िए, तो ये बुद्धिनाथ मिश्र जी की बात करें तो इन्होंने लिखा, जाल फेंक रे मछेरे, ये इनके बुद्धिनाथ मिश्र जी की। चलिए आगे की ओर बढ़िए, तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक 1, 2, 3 शीर्षक से विभिन्न गीतकारों के गीतों का संकलन किया है। डॉक्टर चंद्रदेव सिंह ने 5 जोड़ बांसुरी शीर्षक नवगीत संकलन का संपादन इन्होंने किया है। तो ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट्स बढ़िए, तो यहाँ से हम लोग अब देखने वाले हैं छायावादोत्तर कालीन ब्रज भाषा काव्य। तो आइए देखते हैं छायावादोत्तर ब्रज भाषा काव्य क्या है।
तो आइए देखते हैं छायावादोत्तरकालीन ब्रजभाषा काव्य। तो इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ कवि को और कुछ काव्य को। तो यहाँ से आप कवि के रूप में आप देख सकते हैं अमृतलाल चतुर्वेदी जी, जिन्होंने लिखा श्याम संदेशो गालिब अमृत, ये इनकी है। बलदेव प्रसाद मिश्र की बात करें तो इन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, बैराग शतक लिखा और श्याम शतक लिखा 1958 में। डॉक्टर रसाल की बात करें तो इन्होंने अजम मोचन लिखा, अजस मोचन लिखा, रसाल मंजरी लिखा और उद्भव शतक इन्होंने लिखा। हंसीकेश चतुर्वेदी की बात करें तो इन्होंने लिखा रामकृष्ण काव्य 1943 में। शिवकेंद्र त्रिपाठी जी इन्होंने लिखा ब्रजवर्तिका 1965। लक्ष्मी नारायण सिंह इस लिखा इन्होंने लंका दहन 1950 खंड काव्य जो है। उसके बाद गोपाल प्रसाद व्यास की बात करें तो इन्होंने रंग जंग और व्यंग 1966 लिखा। अखिलेश त्रिवेदी इन्होंने गंगा लहरी 1947 में लिखा। आगे हम लोग देखने वाले यहाँ से जो पॉइंट्स हैं वे हिंदी गज़ल है। तो आइए देख लेते हैं, आज हम लोग हिंदी गज़ल भी देखेंगे। तो चलिए, यहाँ से कहता है कि गज़ल अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखेंगे आप, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रेमी तथा प्रेयसी का वार्तालाप है। ध्यान रखेंगे, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह प्रेमी या प्रेयसी का वार्तालाप होता है। गज़ल की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो आइए देख लेते हैं, कुछ विद्वान और कुछ परिभाषाओं इन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें हिंदी साहित्य कोश की, तो कहता है कि गज़ल का अर्थ नारियों के प्रेम की बात करना है। याद रखेंगे, गज़ल का जो अर्थ होता है वह नारियों के प्रेम से बात करना है। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि गज़ल असंबद्ध कविता है। गज़ल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। शमशेर बहादुर सिंह जी की बात करें तो ये कहते हैं कि गज़ल एक लिरिक विद्या है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। ध्यान रखेंगे, ये शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं। उसके बाद अगला जो है डॉक्टर रोहितासो अवस्थान ने अमीर खुसरो 1253 से 1325 को हिंदी गज़ल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लेंगे। प्रवर्तक स्वीकार किया है, ये कौन किए हैं? तो ये रोहितासो जी अवस्थाना ने किया है। किनको? तो अमीर खुसरो जी को। ध्यान रखेंगे, इनकी गज़लों में अवध शेर भाषा की दृष्टि से हिंदी और फारसी का संगम प्रस्तुत करते हैं। कुछ विद्वान कबीर दास को हिंदी गज़ल का प्रवर्तक मानते हैं। ये भी आप पॉइंट्स रखेंगे कि हिंदी गज़ल का आदि प्रवर्तक इन्हें माना जाता है, तो कबीर दास जी को भी माना जाता है। आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक दुष्यंत, ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं आधुनिक गज़ल वाले। तो आधुनिक गज़ल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार 1933 से 1975 को माना जाता है। दुष्यंत कुमार का मूल नाम दुष्यंत नारायण त्यागी था। प्रारंभ में ये परदेसी तथा अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे। दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल का सम्राट कहा जाता है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करने हैं कि दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल का सम्राट भी कहा जाता है। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण गज़ल संग्रह इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, इधर गज़लकार है और इधर संग्रह है। तो सबसे पहले गज़लकार कौन है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल है। इन्होंने लिखा इन आवाज़ों को ठहरा लो। हरि कृष्ण प्रेमी की बात करें तो इन्होंने लिखा रूप दर्शन और रूपरेखा। शमशेर बहादुर सिंह की बात करें तो इन्होंने लिखा सुकून की तलाश। त्रिलोचन शास्त्री गुलाब और बुलबुल। दुष्यंत कुमार साये में धूप। गोपाल दास नीरज इन्होंने नीरज की पाती लिखे। रामदरस मिश्र इन्होंने हंसी ओठ पर आंखें नम, बाजार को निकले हैं लोग, ये इनकी है रामदरस मिश्र जी की। कुंवर बेचैन जी की बात करें तो कुंवर बेचैन जी इन्होंने लिखा समियाने कांच के, पत्थर की बांसुरी, महावर इंतजारों की, रस्सियाँ पानी की। राम कुमार कृषक की बात करें तो इन्होंने नीम की पत्तियां लिखा। माधव मधुकर की बात करें तो इन्होंने सूरज का सवाल लिखा, आग का राग लिखा। ज्ञान प्रकाश विवेक की बात करें तो इन्होंने हस्ताक्षर लिखे। आदम गोंडवी की बात करें तो इन्होंने धरती की सतह पर, समय से मुठभेड़, ये सभी इन्हीं की है। विज्ञानवर्त की बात करें तो इन्होंने बाहर धूप खड़ी है, धूप की आवाज़, जैसे कोई लौटेगा, ये 3 इनकी है ज्ञानवर्त जी की। ध्यान रखेंगे। महेश अशक जी की बात करें तो महेश अशक जी राख की जो परत अंगारों पर है, ये लिखे। राजेश रेड्डी जी उड़ान लिखे, बुजुर्ग लिखे और
आसमान से आगे, ये इनकी है। देवेंद्र कुमार आर्य की बात करें तो इन्होंने किताब के बाहर लिखा। तो ये सभी आपने देखा, कुछ गज़ल और कुछ गज़लकार। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ चर्चित गज़ल। तो आइए हिंदी गज़ल के चर्चित शेर भी आप देख सकते हैं। ये अमीर खुसरो जी कहते हैं, सबाने हिजरा दराज यू जुल्फ बरोजे वसल चू उम्र कोताह, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। एक गजल की शेर है जो अमीर खुसरो जी की है। जय शंकर प्रसाद यहाँ से देखिए कहते हैं, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं, उन्हें अवकाश की इतना कहाँ है मुझे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं यह उपकार करते हैं। ये जयशंकर प्रसाद जी की है। गोपाल दास नीरज जी की बात करें तो इन्होंने लिखा, समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमें रोशनी की है। ये गोपाल नीरज जी कहते हैं, बदन पे जिसके शराफत का पैरहन देखा, बदन पे जिसके शराफत के पैरहन देखा, वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा। ये सभी शेर हैं, तो याद रखेंगे। रामदरस मिश्र जी कहते हैं कि बाजार को निकले हैं लोग, बाजार को निकले हैं लोग, बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। ये रामदरस मिश्र जी कहते हैं। कुंवर बेचैन जी कहते हैं, अपने मन में ही अचानक यूं सजल हो जाएंगे, अपने मन में ही अचानक यूं सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। एक कुंवर बेचैन जी लिखते हैं, जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद न आया मुझको। एक कौन लिखते हैं, तो ये कुंवर बेचैन जी लिखते हैं। तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं दलित कविता का विकास। तो आइए देख लेते हैं दलित कविता का विकास। तो कहता है कि संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स को आप, कि संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। आधुनिक युग के दलित कवियों के प्रथम नाम हीरा डोम और स्वामी अच्युतानंद लिया जाता है। आप इस पॉइंट को नोट रखेंगे। और इसका हमने डीपली विश्वनाथ त्रिपाठी जी के जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, उसमें बता चुके हैं। तो आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़िए। वास्तव में दलित विद्वानों ने सन 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत को हिंदी की प्रथम दलित कविता माना है। आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे कि हिंदी का प्रथम दलित कविता किन्हें माना गया है। तो ये हीरा डोम की कविता है अछूत की शिकायत, ध्यान रखेंगे। हिंदी में प्रकाशित अन्य दलित काव्य संग्रह और कवि इस प्रकार हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हीरा डोम है जो इनका है अछूत शिकायत 1914 में। बिहारी लाल हरित इन्होंने अछूता का पैगंबर 1946, चमार हूँ मैं 1975 इन्होंने लिखा है। गोपाल प्रसाद जी की बात करें तो इन्होंने लिखा शूर्पणखा जो 1986 खंड काव्य है। डॉक्टर धर्मवीर की बात करें तो इन्होंने हीरामन लिखा 1987 में। ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें तो इन्होंने सदियों का संताप 1989, बरस बहुत हो चुका 1997, अब और नहीं 2009, ये इनकी लिखा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। मनसा राम विद्रोही की बात करें तो इन्होंने दलित पचासा 1989 लिखा। मलखान सिंह इन्होंने सुनो ब्राह्मण 1995 लिखा। जयप्रकाश करदम इन्होंने गूंगा नहीं था मैं 1997 लिखा। कर्मशील भारती इन्होंने कलम को दर्द कहने दो 2000 में लिखा। सुशीला टकभौरे इन्होंने स्वाति बूंद और खारे मोती 1993 लिखा। तुमने उसे कब पहचाना, ये इन्हीं के सुशीला टकभौरे की। सोहनपाल सुमनाक्षर इन्होंने सिंधु घाटी बोल उठी लिखा। सियोराज सिंह बेचैन इन्होंने नई फसल लिखा। क्रौंच हूँ मैं इन्होंने ही लिखा। कंबल भारती तुम
अब तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, ये लिखे। एन सिंह दर्द के दस्तावेज सतह से उठते हुए, ये 2 लिखे इन्होंने। कुसुम वियोगी टुकड़े टुकड़े दंश व्यवस्था से विषधर, ये इनकी है। निर्मला पुतुल की बात करें तो अपने घर की तलाश 2004 में इन्होंने लिखा। पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी द्वार पर दस्तक, रजनी तिलक करोड़ पद चाप हूँ। दयानंद बटोही इन्होंने यातना की आंखें लिखे। सीबी भारती आक्रोश लिखे। सुखबीर सिंह इन्होंने बयान बाहर लिखे। लक्ष्मी नारायण सुधाकर उत्पीड़न की यात्रा लिखे। श्याम सी शशि एकलव्य और अन्य कविताएं लिखे। सूरजपाल चौहान इन्होंने प्रयास क्यों विश्वास करूं 2004 में इन्होंने लिखा। भीम सागर NR सागर हम आज़ाद हैं इन्होंने लिखा। सुदेश तनवर रात के इस शहर में 1991। नियति नहीं यह मेरी 1999 में इन्होंने लिखा। इस कुछ गंगानियाँ हार नहीं मानूंगा इन्होंने लिखा। चिरंजी लाल कटारिया इन्होंने शब्द थके जरूर है इन्होंने लिखा। मनोज सोनकर इन्होंने गजल बंद 2001 में लिखा। तो उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो अगला जो पॉइंट आज हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ से हम लोगों का जो आधुनिक काल है यह समाप्त होता है और यहाँ से अब हम लोगों का जो स्टार्ट होता है वह गद्य होता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से जो हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है अब वह गद्य होने वाला है। तो आइए अब देखते हैं गद्य को। तो गद्य में कहता है कि हिंदी गद्य का विकास कब होता है, तो आइए देख लेते हैं। तो कहता है अघोतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुबल्यमाला नामक एक गद्य कृति की रचना की। याद रखेंगे 10वीं और 11वीं सदी के आसपास रोड़ा कवि ने राउल बेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। राउल बेल गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउल बेल एक शिलांकित कृति भी है। ध्यान रखेंगे हिंदी साहित्य में नक्सिक, ध्यान रखेंगे यहाँ से, हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउरवेल से माना जाता है। ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स। हिंदी में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। ध्यान रखेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसको आप नोट कर लेंगे कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। ध्यान रखेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। यह भी आपको ध्यान रखना है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है उसको 12वीं शताब्दी में कौन से, तो महाराज गोविंद चंद्र के सभा में पंडित दामोदर शर्मा ने किया है। ध्यान रखेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ भी है। ध्यान रखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद्र ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य माना है। वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। आप याद रखेंगे कि वर्ण रत्नाकर जो है वह मैथिली कवि हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, इनकी यह रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली कवि में रचित गद्य की प्रथम रचना है। ये भी आपको याद रखने हैं, ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़िए तो कहता है वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्व कोशात्मक है। वस्तुतः साहित्य के हिंदी गद्य का क्रमशः इतिहास 19वीं सदी से आरंभ होता है। आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रचलित थे। तो एक राजस्थानी गद्य, एक ब्रजभाषा गद्य और तीसरा था जो खड़ी बोली का गद्य था। ये प्रचलित थे 19वीं शताब्दी के पूर्व से। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है। जो राजस्थानी गद्य वो बहुत पुराना माना गया है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं एवं लेखक इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से रचना, यहाँ लेखक दिया गया है। तो यहाँ रचना में धनपाल कथा जो लेखक नहीं यहाँ पे बताया गया। तो विचार तो देखिए यहाँ से तत्व विचार 14वीं सदी में लिखा गया है, लेकिन यहाँ लेखक नहीं दिया गया। पृथ्वी चंद्र चरित्र या बागी विलास 1442 में लिखा, जिसके लेखक हैं मयूख चंद्र सूरी। पंचाख्यान की बात करें तो पंचाख्यान जो है वो 1847 में यह फतेहराम बैरागी ने लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात 1400 में यानी 1343 ईस्वी से संवत 1343 ईस्वी से माना है। आप ध्यान रखेंगे
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथियों योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासो में वसनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्यों को ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की ब्रज भाषा गद्य की रचना सिंगार रस मंडन है। आप इसको नोट रख लेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे और इसको दोनों को आप ध्यान रखेंगे। विट्ठलनाथ की अन्य रचनाएं यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक है, 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुल नाथ जी माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये इसको नोट कर लेंगे पूरे पॉइंट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट्स यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है वह कह रहा है कि इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई है। इनकी रचनाकाल विक्रम की 17वीं सदी की उत्तरार्ध माना गया है। नाभा दास ने संवत 1660 के आसपास अष्टाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित बैकुंठ मणि शुक्ल ने सन 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में अगहन महामात्य तथा वैशाख महामात्य नामक पुस्तक की रचना की। आप इसको नोट रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है कि अगहन महामात्य और वैशाख महामात्य से रिलेटेड, तो यहाँ पे इनके जो राइटर हैं उनका नाम है बैकुंठ मणि शुक्ल जी, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट्स पे बढ़िए तो कहता है कि सुरती मिश्र ने संवत 1767 में बैताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना की। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एंट्रेंस एग्जाम में। बैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना के साथ लेकर की गई है। बैताल पचीसी की खड़ी बोली हिंदुस्तानी के अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पचीसी 1801 में किया। संवत 1852 1795 ईस्वी में लाला हीरालाल ने आईने मकबरी की भाषा बसनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। याद रखेंगे ये पॉइंट्स को, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए तो कहता है कि दनकौर के निवासी प्रिया दास ने सन 1789 ईस्वी में सेवक चरित गद्य लिखा। ये राधा बल्लभी संप्रदाय से संबंधित थे। लल्लू लाल ने राजनीति तथा माधव विलास नामक ब्रज भाषा गद्य पद मिश्रित ग्रंथ काव्य लिखा है। ध्यान रखेंगे ये दोनों गद्य और पद दोनों मिश्रित है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। मणिकलाल ओझा ने सन 1828 में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की। खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जवान, हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा है। दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर अहितशाम हुसैन ने लिखा है कि इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उन्हें उसको कभी हिंदी, कभी जवाने हिंदुस्तान कहा और कभी दक्षिणी कहकर पुकारा है। तो ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा न्योजा गेसुद राज 1318 से 1422 ईस्वी को माना जाता है। याद रखेंगे ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से बढ़ने पर आप देख सकते हैं कि ख्वाजा बंदा न्योजा गोसुद राज की प्रसिद्ध रचना मेराजुल असिकान दक्षिण गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। आगे बढ़िए तो इनकी अन्य कृतियाँ यहाँ से आप देख सकते हैं। शिकारनामा है, तिलावतुल वजूद है, हिदायतनामा है, रिसाला सेहवारा या 12 मासा है। मिराजुल अस्किन ने सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। कुतुब मुस्तरी मुल्ला बजही की प्रमुख रचना है। ध्यान रखेंगे मुल्ला बजही ने सन 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की। यह पूछा जा चुका है, सबरस नामक ग्रंथ, याद रखेंगे इसको।
सबरस को उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य रचना माना जाता है, यह भी आपको याद रखने हैं, प्रथम गद्य रचना माना जाता है उर्दू का। सबरस में तसव्वुफ़ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। दक्षिणी हिंदी में कुलियात कुली कुतुब शाह नामक एक बृहद काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की है। हुसैन अली खान ने सन 1838 में चार दरवेश का फारसी में दखनी में अनुवाद किया है। चार दरवेश का अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्रों के लिए किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना सोढ़ी मिहिरवानु, हरिजी दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की है। सोढ़ी मिहिरवानु 1581-1640 में सचुसंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है। सोढ़ी मिहिरवानु के पुत्र हरिजी ने 3 पुस्तकों की रचना की है, जिनमें आप यहाँ से देख सकते हैं। एक पुस्तक यहाँ से सुस्मनी है, सुस्मनी सहस्र नाम जो परमार्थ है, गोसठ गुरु मिहिरवानु तथा पोथी हरिजी है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। दयालु अनेमी 1675 से 1721 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, जिनमें आप देख सकते हैं औगत उल्लास 1675, अष्टावक्र भाषा 1679, गीता भाषा 1721, जॉर्ज गिरियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन, सान्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्य खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को आप। सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। पंचांग दर्शन संवत 1818 में 18 यानी 1761 ईस्वी में दौलत राम ने हरिसेनाचार्य कृत जैन पद्म पुराण की भाषा अनुवाद किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 यानी 1741 ईस्वी में रचित भाष्यो वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम पौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं, ये पॉइंट्स यहाँ से आपको नोट करने हैं, यहाँ तक के पॉइंट्स को आपको नोट करने। इसका PDF दिया रहेगा, आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो कहता है कि भाषा योगा वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर किया। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हैं, जिनमें आप चारों के देख सकते हैं। एक मुंशी सदा सुखलाल नियाज हैं, सैयद इंसा अल्लाह खां हैं, लल्लू लाल हैं और सदल मिश्र जी हैं। तो ध्यान रखेंगे, मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। ध्यान रखेंगे, इन दोनों का जो था वह फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। तो कहता है कि मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर एवं मुक्त खबू त्वारिक है। याद रखेंगे, मुक्त खबू त्वारिक है, ये इनकिन की है, तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज की है। ये तो पूछा जा चुका है सुख सागर, ध्यान रखिएगा। इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको रानी केतकी की जो कहानी है इंसा अल्लाह खां की, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात होता है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, VVI नोट करने हैं। इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की है। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का कोई मेल न फूट। ये कहते हैं शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाएगा, हास्य प्रधान। इंसा अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली मटकीली अलंकृत किस्सा गोई शैली मुहावरेदार और प्रचलित है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। यह भी आपको याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़िए। तो देखिए क्या कहता है कि इंसा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। एक, उन्होंने बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की से, गवारी अर्थात ब्रज भाषा, अवधी इत्यादि, और भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों के मेल से। लल्लू लाल की 11 पुस्तकों की रचना निम्नांकित है, देख सकते हैं। सिंहासन बत्तीसी 1801, बैताल पच्चीसी 1801, शकुंतला नाटक 1810, मधोनल 1801, राजनीति 1802, प्रेम सागर 1810, लतायफ ई हिंदी 1810, ब्रज भाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817, लाल चंद्रिका 1818। तो ये इनके हैं, किनके? तो ये लल्लू लाल जी के हैं, ध्यान रखिएगा। लल्लू लाल का ब्रज भाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। लल्लू लाल कृत राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य में तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली में है। आप ये पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है ना। लल्लू लाल ने सन 1802 में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रज भाषा गद्य में अनुवाद किया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। तो कहता है कि लल्लू लाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखक की रचना का आधार लेकर लिखी गई वो निम्नांकित है। आप देख सकते हैं यहाँ से, प्रेम सागर या नागरी दशम, चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रज भाषा अनुपात का खड़ी बोली में अनुवाद है। लाल चंद्रिका टीका ये बिहार सतसई टीका से है। सिंहासन बत्तीसी ये काजिम अली की सहायता से सुंदर दास के ब्रज भाषा अनुवाद हिंदुस्तानी का रूपांतरण है। बैताल पच्चीसी ए शिवदास रचित संस्कृत रचना के सुरती मिश्रकृत ब्रज भाषा अनुवाद का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतरण है। लतायफ ई हिंदी खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। माधव विलास ये ब्रज भाषा में लिखा गया चंपू काव्य है। भाषा कायदा ये ब्रज भाषा व्याकरण है। तो आपने यहाँ से देखा कि लल्लू लाल जी की जो थी वह किस प्रकार से थी। चलिए आगे बढ़िए। तो कहता है लल्लू लाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते हैं, याद रखेंगे। उर्दू को यामनी भाषा कौन कहते हैं? तो ये लल्लू लाल जी कहते हैं। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि लल्लू लाल की भाषा कृष्णो उपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट कहा है कि सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता से काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है और न संबंध विचारधारा के योग्य। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था, ध्यान रखेंगे। लल्लू लाल ने लतायफ ई हिंदी को बजुबान ई तिक्ता कहा है, याद रखिएगा। सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। सदल मिश्र की प्रमुख रचना यहाँ से आप देख सकते हैं, चंद्रावली और नचिकेतोपाख्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। नचिकेतोपाख्यान जो 1803 में, रामचरित्र 1806 में, और हिंदी पार्सियन बाकेलुबुरी, यह जो है बाकेल बुलरी, ये 1809 में इन्होंने लिखा है। अगला जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वह है सदल मिश्र ने रामचरित्र की रचना अध्यात्म रामायण के आधार पर की है। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों का निम्न क्रम इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं, इंसा अल्लाह खान निवास सबसे पहले दिल्ली, बाद में लखनऊ। सदल मिश्र निवास स्थान बिहार, जिला आरा, स्थान शाहबाद घुबड़ाडी। लल्लू लाल निवास स्थान आगरा, सदासुखलाल ये निवास स्थान दिल्ली के थे। तो उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।